नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं इस मंगा का पार्ट 8 समझाने जा रहा हूं। इससे पहले के पार्ट 1 से 7 मैंने नहीं बताए थे, वो पहले ही किसी और चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने मंगा के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपने वो भाग अब तक नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर उन्हें जरूर देख लीजिए, ताकि आज का भाग आपको अच्छे से समझ आए। और अगर आपने पार्ट 1 से 7 पहले ही देख रखे हैं, तो चलिए बिना समय गवाए पार्ट 8 शुरू करते हैं। एक आदमी ने शक भरे लहजे में कमेंट किया, यह सोचते हुए कि क्या वो लोग वैरायटी शो के अनाउंसमेंट से कंट्रोवर्सी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक औरत ने असहमति जताई, उसे भरोसा था कि ऐसा न्यूज कॉन्ग वूजून के स्कैंडल को नहीं दबा सकता। आदमी ने कहा कि अगर टेम्पररीली दब भी गया, तो बाद में फिर सामने आ जाएगा। लेकिन तभी एक और हेडलाइन ने उसे हिला दिया। इशू ने जापानीज टाइकून डायरेक्टर तनागुची क्योडोरो के प्रोजेक्ट द बिजार सैक्रिफाइस ऑफ अ स्ट्रेंजर को चुना था। खबरें फैल गईं कि इस फिल्म में अचानक एक कोरियन एक्टर को कास्ट किया गया है, जो जापान में काफी ट्रेंड कर रहा है। वो आदमी डिसबिलीफ में स्क्रीन को देखता रह गया। इस अचानक हुए ट्विस्ट से पैनिक हो गया। इसी बीच जब वूजून मेकअप चेयर पर बैठा था, तो एक मेकअप आर्टिस्ट ने हाल की आर्टिकल की बात छेड़ी और पूछा कि क्या उसने वो देखी। दूसरी आर्टिस्ट ने मजाक में कहा कि वो आर्टिकल तो वही वाला है जिसमें लिखा था कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी है। रिडिकुलस बात है। वूजून को वो अच्छी तरह याद था। वो आर्टिकल गाय फ्रेंड की शूटिंग के आखिरी दिन सामने आया था। मेकअप लेडी ने माहौल हल्का करते हुए कहा कि हेट कमेंट्स तो बस उसकी राइजिंग फेम का साइड इफेक्ट है, लोग मजे के लिए डालते हैं। वूजून ने काम होकर कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे आर्टिस्ट ने तनागुची क्योडोरो वाले आर्टिकल की बात छेड़ी, कहा कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेकअप लेडी ने भी कहा कि उसने वो पढ़ा था और सोचा कि आखिर वो कोरियन रुकी एक्टर कौन है। वूजून ने सोचा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो खुद संभाल लेंगे। तभी डायरेक्टर चा अंदर आए और वूजून से कहा कि वो उससे थोड़ी देर बात करे। शांत आवाज में चा ने खुद को फिर से मजाकिया अंदाज में इंट्रोड्यूस किया और कुछ अपडेट्स दिए। टियाओ टॉक शो की शूटिंग की तारीख कंफर्म हो चुकी थी, 30 अगस्त। साथ ही वूजून के कवर सॉन्ग की एडिटिंग भी पूरी हो चुकी थी। वूजून थोड़ा हैरान हुआ कि इतनी जल्दी कैसे, तो चा ने बताया कि अरेंजमेंट स्ट्रांग था और उसकी वोकल परफॉर्मेंस शुरू से ही इंप्रेसिव थी। उसने कहा कि वो चाहे तो अभी सुन सकता है। वीडियो प्ले हुआ। खुद को स्क्रीन पर देखकर वूजून थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो माना कि साउंड बहुत अच्छा था। चा ने बताया कि 3 वीडियोज है, एक 3 मिनट इंटरव्यू, एक क्यूओ फॉर्मेट वाला इंटरव्यू और जापानीज व इंग्लिश वर्जन में मिलानी की बैलरीना कवर। अब बस अपलोडिंग बाकी थी। फिर चा ने पूछा कि चैनल का नाम क्या रखना है। वूजून ने ज्यादा नहीं सोचा था, बस कैजुअली बोला, कॉन्ग वूजून्स ऑल्टर ईगो। चा ने नाम दोहराया और थोड़ा सोचा। वूजून को लगा नाम थोड़ा अजीब है, पर चा को वो मजेदार लगा। उसने कहा कि नाम ऐसा लग रहा है जैसे जल्दबाजी में रखा गया हो, जो एक्चुअली इसे चार्मिंग बनाता है। उसने टीजिंग करते हुए कहा कि शायद वूजून ने पहले से ही सोचा होगा। वूजून ने मुस्कुराकर कहा कि बस यूं ही दिमाग में आ गया। चा ने चैनल पर नाम बदल दिया, कॉन्ग वूजून ऑल्टर ईगो, 0 सब्सक्राइबर्स। चा ने बताया कि स्टार्टिंग वीडियो अपलोड करने का टाइम आगे के हालात पर डिपेंड करेगा और ऑफिशियल लॉन्च से पहले एक्स्ट्रा कंटेंट तैयार करेंगे। उसने यह भी सजेस्ट किया कि अगला कवर सॉन्ग भी प्लान करना शुरू करें। वूजून ने हामी भरी, बोला कि जैसे के-पॉप सॉन्ग्स के जापानीज या इंग्लिश वर्जन बनाए जाते हैं, वैसे ही वो जे-पॉप या वेस्टर्न पॉप के कोरियन कवर कर सकते हैं। चा को ये आइडिया बहुत पसंद आया। तभी एक ब्लॉन्ड स्टाफ मेंबर ने आवाज लगाई, 10 मिनट वार्निंग बिफोर फिल्मिंग। चा ने बाकी वक्त में वूजून को ब्रीफ करने का सोचा। उसने डायरेक्टर क्योडोरो की फिल्म द बिजार सैक्रिफाइस ऑफ अ स्ट्रेंजर के बारे में बताया। यह प्रोजेक्ट जापान और कोरिया दोनों जगह अटेंशन खींच रहा था। चा ने याद दिलाया कि वूजून उसी फिल्म और ऑटो टेबल वैरायटी शो दोनों में शामिल है। तभी आवाज आई, फाइनल शूट शुरू हो रहा है। चा ने लाइटली रिस्पॉन्ड किया और वूजून को जल्दी सेट पर लौटने को कहा। वूजून ने तुरंत हामी भरी। उस दिन का सीन था। हाँ, इन्हो पियानो बजा रहा था और ली बोमैन द्वारा कंपोज सॉन्ग गा रहा था, जो आयु फ्रेंड ओएसटी का थीम सॉन्ग था। ओरिजिनली यह सॉन्ग एक कैफे में लाइव परफॉर्मेंस के लिए था, पर सिंगर नहीं आ सकी, तो कैफे ओनर ने इसे लिस्ट से हटा दिया। ली बोमैन ने ओनर को मनाने की कोशिश की, तभी हाँ इन्हो अचानक वहां आ गया।
क्रू ने फिर से आवाज लगाई, गेट रेडी। भीड़ में एक ग्लासेस पहने लड़के ने हा इन्हों को देखा और हैरान रह गया। उसके पास खड़ी लड़की भी स्टन थी। लड़के ने गुस्से में पूछा कि वो कौन है और उसका उससे क्या रिश्ता है। लड़की ने घबराकर माफी मांगी और बोली कि वो उसे नीचे ले आएगी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ वो उसका गाना गा रहा था। ट्रैक का नाम था प्लेव द सिक्स्थ समर। लड़का अब थोड़ा शांत हुआ और बोला कि परफॉर्मेंस इंप्रेसिव थी। पूछा कि क्या उसका फ्रेंड सिंगर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। लड़की अभी भी उसे देखती रही और धीरे से बोली, नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। सॉन्ग के शब्द गूंजे, रनिंग टुवर्ड्स यू बियॉन्ड द स्पेस टाइम। उसकी चीक्स लाल हो गईं। उसने पहली बार उसे ऐसे देखा था। डायरेक्टर ने कट कहा और वूजून व वीरेन दोनों की परफॉर्मेंस की तारीफ की। पूरी टीम ने एक दूसरे को धन्यवाद कहा। डायरेक्टर ने वूजून और वीरेन को बुलाया और बताया कि गाय फ्रेंड के शॉर्ट ड्रामा प्रोजेक्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो गई है, जिसमें दोनों एक्टर्स, डायरेक्टर और राइटर क्रोनाना शामिल होंगे। इसके अलावा जापान की ऑफिशियल नेटफ्लिक्स टीम ने भी प्रमोशनल इवेंट का प्रस्ताव दिया है, इसलिए क्रू शायद थोड़े समय के लिए जापान जाएगा। इवेंट को स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर रखा जाएगा क्योंकि गाय फ्रेंड वहां ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। प्रोडक्शन को दोनों एक्टर्स की एजेंसी से डिस्कस करना था, पर चा मुस्कुराते हुए बोला कि वो वुजून का स्केड्यूल एडजस्ट कर देंगे। आखिर यह उसका पहला लीड रोल था। स्वाभाविक रूप से उसे जाना ही चाहिए था। तभी चा ने कुछ दिखाने के लिए वुजीने को एक चीज थमाई। प्रेस और जनता बातें करने लगी थीं। एक हेडलाइन ने पूरे मामले को गरमा दिया। हॉट इश्यू पिक्स में यह अनुमान लगाया गया कि डायरेक्टर क्योडोरो द्वारा बताए गए कोरियन रूकी एक्टर और कोई नहीं बल्कि कांग वू जिन है। अफवाहें ऑनलाइन कम्युनिटीज में तेजी से फैलने लगीं। कुछ लोगों ने इसे झूठी फैन थ्योरी कहा, लेकिन कई लोगों को यह बात वाजिब लगी। जापान के नेटफ्लिक्स पर हिट हो रहे हेनरी यांग शो की वजह से कई लोग मान बैठे कि डायरेक्टर क्यों ने वू जिन को वहीं से पहचान लिया होगा। जब ये खबर चारों ओर फैलने लगी, चा ने साफ कहा, वू जिन को लेकर बातचीत अब शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह वू जिन चीखते हुए उठ बैठा। उसे लगा वो लेट हो गया है। वो घबराकर टाइम देखने लगा। फिर याद आया कि चा ने कहा था कि गाय फ्रेंड की शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब वो 2 दिन आराम कर सकता है। अपनी गलती समझते ही वो वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। खुद से बड़बड़ाया कि LA वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन बचे हैं। उसने तय किया कि इन 2 दिनों में वो नींद पूरी करेगा। शाम को जब वो लेटा था, तभी उसका फोन बजा। कॉल थी कांग हाउना की। वू जिन ने स्क्रीन देखी और कॉल इग्नोर कर दी। कुछ सेकंड बाद मैसेज आया, कॉल क्यों नहीं उठाई? क्या जो मैं देख रही हूं वो सच है? जिज्ञासावश वू जिन ने न्यूज खोली। हेडलाइन थी, डायरेक्टर क्योडोरो ने उस एक्टर का जिक्र किया जिसे मेसे ने एक्टिंग अवार्ड मिला था। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि वो एक्टर शायद कांग वू जिन ही है। इंटरनेट पर कमेंट्स की बार आ गई। किसी ने लिखा, कांग वू जिन जैसा रूकी कोई नहीं। किसी ने कहा, मैंने डिटेक्टिव एजेंसी नहीं देखी, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर पार्क बहुत अच्छा लगा था। कुछ लोगों ने उसके इंस्टाग्राम साइलेज पर सवाल उठाए, क्या ये सच में वही है? वो जापानी कब से सीख गया? कुछ ने कहा, शायद वो नहीं, कोई और कोरियन या कोरियन जापानी एक्टर होगा। वू जिन ने सब पढ़ा। यही तो प्रेसिडेंट शॉ कह रहे थे। मामला अब बड़ा हो चुका था। तभी चा का कॉल आया। उसने पूछा कि वू जिन आराम कर रहा है या नहीं। वू जिन ने कहा कि सब नॉर्मल है और मीडिया का शोरगुल, पब्लिक रिएक्शन और ऑनलाइन चर्चा सब देख चुका है। चा ने कहा, अब सही वक्त है कांग वू जिन ऑल्टर ईगो चैनल को लॉन्च करने का। वू जिन ने हामी भरी। चा बोला, मैं वीडियो अभी अपलोड करता हूं। वू जिन थोड़ा नर्वस था लेकिन खुद को समझाया कि सब ठीक रहेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद एक वीडियो वायरल हुआ, कॉन्ग डब्ल्यू जिन ऑल्टर ईगो। उसमें वू जिन खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था। सिर्फ 1 घंटे में 41 के व्यूज हो गए। ऑनलाइन रिएक्शंस फट पड़े। लोग हंस रहे थे, ये ऑल्टर ईगो असली है। किसी ने उसकी आवाज की तारीफ की, ये तो उसकी मेन जॉब होनी चाहिए। एक जापानी कमेंट आया, उसका जापानी लगभग नेटिव लेवल का है। सब टाइमिंग देखकर हैरान थे। वीडियो अफवाहों के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। किसी ने लिखा, इसका मतलब डायरेक्टर क्योडोरो ने सच में कांग वू जिन को ही चुना है। वू जिन के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये बहुत बड़ा बनने वाला है। सब कुछ बदल जाएगा। वक्त बीता। छुट्टियां कब खत्म हो गईं पता ही नहीं चला।
एल ए गाय फ्रेंडली नेटफ्लिक्स के शॉर्ट ड्रामा प्रोजेक्ट का पहला भाग था और अब इसका लॉन्च जापान और कोरिया दोनों पर कन्फर्म था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, कैमरों की फ्लैश से कमरा भर गया। डायरेक्टर ने पहले रिपोर्टर को बोलने का मौका दिया। उसने पूछा, आपने अचानक डिटेक्टिव एजेंसी से ड्रामा और वो भी शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ क्यों रुख किया? डायरेक्टर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे मिस्टर वू जिन का कर्ज चुकाना था। अब सबकी निगाहें वू जिन पर टिक गईं, सभी उसी के बारे में जानना चाहते थे। होस्ट ने घोषणा की, अब सवाल होंगे मिस्टर वू जिन से। वू जिन थोड़ा टेंस हो गया। उसने भीड़ को देखा और सबसे शांत दिखने वाले रिपोर्टर को चुन लिया। डायरेक्टर ने पीछे बैठी एक रिपोर्टर को इशारा किया। हरे बालों वाली महिला खड़ी हुई और पूछा, जापान में गाय फ्रेंडली के लॉन्च और इन अफवाहों के बीच क्या आप बता सकते हैं कि क्या आप वही कोरियन रूकी एक्टर है जिसका जिक्र डायरेक्टर क्योडोरो ने किया था? उसके बोलते ही गुलाबी बालों वाली एंकर ने जल्दी से जोड़ा, तो क्या ये सच है? वू जिन ने कदम आगे बढ़ाया और सबके सामने कहा, हाँ, वो कोरियन रूकी एक्टर में ही हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक रिपोर्टर्स की आवाजें गूंज उठीं, क्या आपने डायरेक्टर क्योडोरो से मुलाकात की? ये बातचीत कब हुई? एक नए एक्टर को इतनी बड़ी फिल्म का लीड रोल कैसे मिला? सब तरफ अफरातफरी मच गई। वू जिन वही ठिठक गया, अब क्या कहूं? कुछ देर पहले ही चा ने उसे कहा था कि प्रेस में कोई न कोई क्योडोरो का जिक्र करेगा, तो थोड़ा वक्त देना, हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन वू जिन ने साफ कहा था, मैं टॉपिक से नहीं भागूंगा। उन्होंने पहले ही डायरेक्टर क्योडोरो से चर्चा कर ली थी, तो चा ने भी हाँ कर दी थी। अब सब कुछ आगे बढ़ गया था। थोड़ी ही दूरी पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वू जिन की तारीफ की, गुड जॉब, लेकिन अंदर से वो खुद नहीं जानता था कि ये मामला अब कैसे शांत किया जाए। चा ने कहा, शांत कराने की जरूरत नहीं, बस इस शो से थोड़ा पीछे हट जाओ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने शुक्रिया कहा और बोला, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमें बेशकीमती पब्लिसिटी दे दी है। अब जब ये खबर दोनों देशों में फैलेगी, तो हमें नेटफ्लिक्स जापान से मिलकर प्रमोशन को और बढ़ाना चाहिए। चा ने सिर हिलाया, बिल्कुल। अब जब खबरें हर जगह फैल चुकी थीं, वो जिन सुर्खियों में था। उसने खुद को याद दिलाया, अब हर शब्द सोच समझकर बोलना होगा। भीड़ में एक लंबी काली बालों वाली महिला कांप रही थी। उसे यकीन हो गया था, वो जिन डायरेक्टर क्योडोरो की फिल्म में काम करने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उसकी सबसे बड़ी फैन थी और अब वो जापान में एक्टिंग करने जा रहा था। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसे याद आया कि एक बार वो जिन ने उसकी ग्रुप का जापानी कवर यूट्यूब पर अपलोड किया था। अब वही याद फिर ताजा हो गई और उसके दिल में नई मोहब्बत सी उमड़ आई। उसने फैसला किया कि वो वीडियो फिर से देखेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी करेगी। दूसरी तरफ डायरेक्टर चुपचाप देख रहे थे। उनके विचार बिल्कुल वैसा ही थे जैसा उन्होंने सोचा था। भले ही उन्होंने इस नतीजे की उम्मीद की थी, इसे सामने होते देखना बेहद असली लग रहा था। वू जिन कोरिया में उभरते नाम से लेकर जापान के लेजेंडरी फिगर्स का ध्यान खींचने तक पहुंच गए थे। उनके दिमाग में सवाल था, वू जिन कितनी दूर जा सकता है? इस रफ्तार से उन्होंने सोचा कि अगले साल तक वू जिन शायद हॉलीवुड तक पहुंच जाए। जैसे ही कांग वू जिन के अनफिल्टर्ड बयान मीडिया में फैले, उन्होंने सीधे स्वीकार किया कि वो वही कोरियन रूकी एक्टर है जिस पर डायरेक्टर क्योडोरो के प्रोजेक्ट में चर्चा हो रही थी। इस पुष्टि ने हेडलाइन जलाई और ऑनलाइन ऑफलाइन चर्चाओं को हवा दी। उनका नाम तुरंत ही ध्यान का केंद्र बन गया, सिर्फ मीडिया और पब्लिक ओपिनियन में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत में भी। जब डायरेक्टर क्योडोरो ने आधिकारिक रूप से वू जिन के बोलने को स्वीकार किया, तो अफवाहें और बढ़ गईं। एक्सक्लूसिव न्यूज तुरंत आई, कोरियन रूकी एक्टर कास्ट और डायरेक्टर तनागुची क्योडोरो का प्रोजेक्ट कन्फर्म हुआ। कांग वू जिन फैंस ने उत्साह जताया, उनके टैलेंट और ऑथेंटिसिटी की तारीफ की। कुछ लोगों ने उनके यूट्यूब चैनल की भी सराहना की और दूसरों को उनके कवर चेक करने के लिए कहा। कई लोग हैरान थे कि एक रूकी इतनी जल्दी इतना बड़ा रोल कैसे हासिल कर सकता है। कोरिया और जापान दोनों में वू जिन के प्रति रुचि तेजी से बढ़ रही थी। जैसे ही समय बिल्कुल सही लगा, नेटफ्लिक्स जापान ने गाय फ्रेंड का आधिकारिक टीजर रिलीज किया और वू जिन और उनके कोस्टार के जापान शेड्यूल की पुष्टि भी की। जल्दी ही वे हनेटा एयरपोर्ट पहुंचे। वू जिन अब जापान में थे और इस पल को महसूस कर रहे थे। फ्लाइट अपेक्षा से जल्दी खत्म हुई। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि शांत रहें और ये दिखाने से बचे कि यह उनका पहला इंटरनेशनल फ्लाइट अनुभव है। संजिन वू जिन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर साझा कर रहा था कि कास्टिंग कॉल्स लगातार आ रहे हैं। सौभाग्य से वर्तमान जापान शेड्यूल ने संख्या थोड़ी कम कर दी थी।
उन्होंने पहले ही छोटे ऑफर्स फिल्टर कर दिए थे और सिर्फ बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन उन्हें अभी भी वो जिन की राय चाहिए थी कि आने वाले प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल करें। वर्तमान कमिटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो जिन ने माना कि अभी नया कुछ लेना बहुत ज्यादा होगा। दी आइलैंड ऑफ दी मिसिंग, दी लव दैट फ्रीजेस टू डेथ और कई एड्स पहले ही पेंडिंग थे। उन्होंने तय किया कि केवल शेड्यूल किए गए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें। संजिन सहमत हुए। अ गाय फ्रेंड और ड्रग डीलर की रिलीज के बाद ही नए अवसरों पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से वो जिन शायद पूरी तरह बुक होंगे, इवेंट, ब्रॉडकास्ट, सेरेमनी, फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड शोज के साथ। हेनरी और अन्य प्रोजेक्ट से मिली मोमेंटम के कारण ऑफर्स लगातार आते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि डायरेक्टर किम डोही ने फ्लाइट से पहले संपर्क किया था। ड्रग डीलर की ब्लाइंड प्रीमियर अगले हफ्ते थी। वो जिन रुककर ब्लाइंड प्रीमियर याद करने लगा। उन्होंने इसे डिटेक्टिव एजेंसी के दौरान सुना था। अगर अब हो रहा है तो एडिटिंग लगभग पूरी हो चुकी होगी। फिर भी टाइमलाइन तेजी से लग रही थी। संजिन ने पुष्टि की कि एडिटिंग लगभग 90% पूरी है, लेकिन गति तेज थी। प्रोडक्शन टीम ने जल्दी खत्म करने में सब कुछ डाल दिया। एक्टर्स के शेड्यूल और प्रमोशन की वजह से ब्लाइंड प्रीमियर आगे कर दिया गया। आधिकारिक रिलीज संभवतः अक्टूबर या नवंबर में होगी। वो जिन दबाव महसूस कर रहे थे और नर्वस थे। डिटेक्टिव एजेंसी जैसी इवेंट आधारित प्रोजेक्ट्स के विपरीत इस बार व्यूअरशिप और सेल्स गिनी और ट्रैक की जाएगी। संजिन ने बताया कि गाय फ्रेंड और ड्रग डीलर शायद एक ही समय में रिलीज हो सकते हैं। वो जिन ने सुना कि गाय फ्रेंड अक्टूबर में आएगा। संजिन ने कहा कि एक साथ रिलीज और बेहतर हो सकती है। लगातार हेडलाइन वो जिन की पब्लिक इमेज को बढ़ा सकती है। ली सेंग मैन और हान इन्हो के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पूरी तरह अलग जॉनर और टोन से थे। उनका प्रभाव और टोन विपरीत था। वो जिन सोच रहे थे कि पब्लिक कैसी प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने इसे गर्म और ठंडे बात के अनुभव से तुलना की। संजिन ने जापान शेड्यूल पर ध्यान दिया। अ गाय फ्रेंड की प्रमोशनल एक्टिविटी तेओ टॉक में गेस्ट अपीयरेंस के साथ ओवरलैप हो रही थी, इसलिए उन्होंने टाइमलाइन एडजस्ट कर दी। डायरेक्टर क्योडोरो से मीटिंग भी सेट की। जापान पहुंचते ही वो जिन सीधे नेटफ्लिक्स जापान ब्रीफिंग के लिए जाएंगे। दोपहर में पीडी शिंजो से मुलाकात होगी। अगले दिन तेओ टॉक शो में अपीयरेंस और उसके बाद डायरेक्टर क्योडोरो के साथ फॉर्मल मीटिंग तय थी। वो जिन थकावट महसूस कर रहे थे और अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। संजिन ने उनकी प्रतिक्रिया देखी और पूछा कि सब ठीक है या नहीं। वो जिन ने भरोसा दिलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरत पड़ी तो सबस्पेस यूज करूंगा। एक रिपोर्टर ने इशारा किया कि आगे बढ़ना है। संजिन ने चेताया कि कुछ रिपोर्टर एयरपोर्ट पर हो सकते हैं, क्योंकि वो जिन और वेरिन के शेड्यूल पहले ही सार्वजनिक हो चुके थे। साथ ही तेओ टॉक शो के बारे में आर्टिकल भी। शोरगुल हो सकता है, पर वो जिन को सामान्य तरीके से एक्ट करने के लिए कहा। हमने वो जिन को बताया कि अब से साथ चलना बेहतर रहेगा, ताकि डबल शॉट मिल सके। वो जिन ने सहमति जताई। अंदर ही अंदर हमने सोचा कि अगर शेड्यूल हल्का होता तो उसे लोकल फूडी स्पॉट ले जाते। वो जिन दबाव महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग चारों तरफ दीवार की तरह बंद कर रहे हों। बाहर निकलना भारी ध्यान खींच सकता था, लेकिन भीड़ उम्मीद से ज्यादा बड़ी लग रही थी। वेरिन ने भी यह नोटिस किया। वो जिन सोच रहे थे, ये लोग हैं या क्या। अचानक रिपोर्टर्स चिल्लाने लगे, उन्हें पहचान लिया। आवाज गूंज उठी, कांग वू जिन, टर्मिनल में। वू जिन स्तब्ध थे। यह सिर्फ कुछ लोग नहीं थे, भीड़ विशाल थी। संजिन ने अंदाजा लगाया कि लगभग 500 लोग थे, जबकि उन्होंने 2000 की उम्मीद की थी। उन्होंने सोचा कि एयरपोर्ट ने इसे मैनेज करने में मदद की या नहीं। वो जिन विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने खुद को संभालने के लिए कहा, शांत रहना, दांत गेंदना और चलते रहना, भले ही उल्टी जैसी भावना हो। रिपोर्टर्स लगातार उनका नाम ले रहे थे। जापान शेड्यूल का पहला दिन। पहला स्टॉप, नेटफ्लिक्स जापान मीटिंग। दूसरा, गाय फ्रेंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रमोशन। तीसरा और आखिरी, पीडी शिंजो से मीटिंग तेओ टॉक शो के लिए। अंतिम मीटिंग तक पहुंचते वो जिन थक चुके थे। उनके विचार उनकी थकावट को दर्शा रहे थे। मैं थक गया हूं, बहुत थक गया। पीडी शिंजो ने गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि वो जिन की लोकप्रियता जापान में बेजोड़ है। उनका नाम ट्रेंड कर रहा था और एसएनएस प्लेटफॉर्म्स पर छा गया था।
उन्होंने बताया कि वू जिन का यूट्यूब चैनल 1.05 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार कर चुका है। वू जिन हैरान थे, 1 मिलियन से ऊपर। पीडी शिंजो ने माना कि यह उनके पूरे करियर में पहली बार इतनी तेज ग्रोथ देखी। वू जिन ने अब वास्तविकता स्वीकार की, वो आधिकारिक रूप से मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूबर बन गए थे। वू जिन की बेमिसाल लोकप्रियता के कारण तेओ टॉक शो टीम ने अपने मूल प्लान को पूरी तरह से बदल दिया। रिकॉर्डिंग टाइम बढ़ाया गया और अधिक सेगमेंट जोड़े गए। हेनरी, अ गाय फ्रेंड, द बिज़ार सैक्रिफाइस ऑफ स्ट्रेंजर और यूट्यूब चैनल से सभी कंटेंट को रिवाइज फॉर्मेट में शामिल किया गया। पीडी ने बताया कि वू जिन शायद अपने यूट्यूब सॉन्ग की एक छोटी लाइन टॉक सेगमेंट में गा सकते हैं। वू जिन ने बिना हिचक सहमति दी। चूंकि शो प्री रिकॉर्डेड था, इसे ऑर्डर में शूट नहीं किया जाएगा। सेगमेंट्स को अलग अलग शूट करके एडिटिंग में फिर से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वे शायद ऑडियंस के साथ एक क्यू सेशन से भी शुरुआत कर सकते थे। पीडी शिंजो ने बताया कि वह गाय फ्रेंड सेगमेंट में गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी। उनकी टीम ने कन्फर्म किया कि उन्हें शॉर्ट अपीयरेंस से कोई दिक्कत नहीं थी। वू जिन को एहसास हुआ कि शायद प्रेसिडेंट चॉय को भी इसके बारे में पता नहीं था। उन्हें भी चौंकाया गया होगा। एक और सरप्राइज तब आया जब पीडी शिंजो ने बताया कि रिकॉर्डिंग के स्टूडियो ऑडियंस को मुख्यतः वू जिन के फैस में से चुना गया था। वू जिन स्तब्ध रह गए। लगभग 200 फैंस आएंगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जापान में पहले से ही उनके 200 फैंस हैं। पीडी ने स्पष्ट किया कि उन सीटों के लिए 3000 से ज्यादा आवेदन आए थे, जिससे चयन प्रक्रिया बेहद प्रतिस्पर्धी थी। वू जिन फिर से अविश्वास में थे। 3000 से ज्यादा फैंस ने आवेदन किया। नंबर और ध्यान लगातार बढ़ रहे थे। जापान की प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन टीवी पर वू जिन बैकस्टेज खड़े थे, गहरी सांस ले रहे थे। रिकॉर्डिंग का दिन आ गया था और नर्वसनेस जोर से महसूस हो रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उस शो के मुख्य गेस्ट हैं, जो हॉलीवुड स्टार्स और कोरिया के टॉप एक्टर्स को पेश करता है। फिर भी उन्होंने खुद से कहा कि सब ठीक होगा। मुट्ठियां बांधकर उन्होंने शांत रहने और माइंड कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित किया, हमेशा की तरह। संजिन ने उन्हें बताया कि रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। वू जिन ने एक्नॉलेजमेंट दी। सेट की ओर बढ़ते हुए संजिन ने कहा कि ऑडियंस सीटें लगभग 250 लोगों से भरी है, 200 नहीं। वू जिन हैरान थे। संजिन ने पूछा कि क्या वे नर्वस है। वू जिन ने कहा कि कोरिया और जापान में ज्यादा फर्क नहीं है। संजिन ने उनकी इंडिफरेंस की तारीफ की। वू जिन ने खुद से कहा कि वह आंतरिक लड़ाई खुद संभालेंगे। संजिन ने आगे इशारा किया। एक स्टाफ मेंबर माइक लेकर आया। संजिन ने पास खड़े व्यक्ति को पेश किया, करामात्सुयो, जापान का नेशनल एमसी। वू जिन ने नाम पहचाना, लेकिन अंदर से हैरान थे। चारों तरफ के लोग ज्यादातर जापानी लग रहे थे। कर्मचारी ने प्लान समझाया। रिकॉर्डिंग क्यू सेशन से शुरू होगी और वू जिन जब तैयार हो, स्टेज पर जा सकते हैं। चूंकि यह प्री रिकॉर्डिंग थी, ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं थी। सेशन शुरू हुआ। वू जिन ने ऑडियंस को ग्रीट किया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। करामात्सुयो ने भी जवाब दिया। फिर क्यू शुरू हुआ। एमसी ने भीड़ को एनर्जाइज किया और माइक ऑडियंस को पास करने के लिए कहा। संजिन ने देखा कि इंटरप्रेटर्स मौजूद थे। संभवतः एक फ्लुएंट कोरियन नहीं था, लेकिन दूसरा साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था। वू जिन को कोरियन साइन लैंग्वेज आती थी, लेकिन यह जापानी साइन लैंग्वेज थी। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अचानक एमसी ने प्रतिक्रिया दी। कुछ अनपेक्षित हुआ। वू जिन ने साइन लैंग्वेज में जवाब दिया। क्या यह जापानी साइन लैंग्वेज थी? एक छोटा लड़का पूछता है। आपने इसे कैसे सीखा? वू जिन रुके, उलझन में। उन्होंने सोचा कि क्योंकि उन्हें पहले से साइन लैंग्वेज आती है, लेकिन फिर सवाल किया, क्यों उन्हें जापानी साइन लैंग्वेज पता है? कोई जवाब नहीं। शांत होने की कोशिश में वू जिन ने फिर से टेस्ट किया, क्या उन्होंने सही किया? लड़के ने कहा, हाँ, सही है। वास्तव में वू जिन अपने साइन लैंग्वेज टीचर से भी बेहतर थे। तो यह सच था, वू जिन वास्तव में जापानी साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते थे। पीडी शिंजो ने रिकॉर्डिंग रोकने का छोटा ब्रेक लिया और सीधे पूछा, क्या वू जिन जापानी साइन लैंग्वेज भी जानते हैं? वू जिन ने माना कि हाँ, ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोरियन साइन लैंग्वेज भी आती है। शिंजो स्तब्ध थे। कोरियन, जापानी और दोनों साइन लैंग्वेज। मतलब वू जिन 4 भाषाएं बोलते हैं। वू जिन ने मस्तिष्क में इंग्लिश भी जोड़ ली।
पूछा गया तो उन्होंने पुष्टि की। शिंजो प्रभावित हुए और प्रस्ताव रखा, क्या वे दोनों कोरियन और जापानी साइन लैंग्वेज ब्रॉडकास्ट में दिखा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि दर्शकों को यह फैसिनेटिंग लगेगा। वू जिन ने सहमति दी। शिंजो ने सुझाव दिया कि पिछले सीन को और प्रभावशाली बनाया जाए। वू जिन ने थोड़ा बदलाव सुझाया। लड़का स्टेज से दूर था, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा था। अगर पास में बातचीत करेंगे तो बेहतर लगेगा। लड़के ने कहा ठीक है। शिंजो ने क्लियर किया। वू जिन स्टेज से उतरेंगे, सीधे ऑडियंस में जाएंगे और सवाल का जवाब देंगे। यह शानदार मूव था। आराम के समय वू जिन पिछली रिकॉर्डिंग पर विचार कर रहे थे। प्री रिकॉर्डिंग कम नर्वसिंग होती है, लेकिन फिर भी थकाने वाली थी। उन्होंने सोचा कि कुछ अजीब था। उनका सिस्टम पहले एक नई भाषा डिटेक्ट कर चुका था, जिसे सिर्फ साइन लैंग्वेज कहा गया था। चाहे कोरियन, जापानी या इंग्लिश, अगर उन्होंने भाषा सोची तो शरीर स्वतः उसका साइन लैंग्वेज प्रोड्यूस करता। लेकिन फ्रेंच में नहीं, क्योंकि फ्रेंच नहीं जानते थे। अब समझ में आया, साइन लैंग्वेज एक पासिव स्किल की तरह काम करती है। एक मुख्य भाषा मास्टर करने पर उसका साइन लैंग्वेज अपने आप खुल जाता है। एक 1+1 डील। वर्तमान में वू जिन के पास 6 भाषाएं थीं। अक्सर साइन लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन भविष्य में उपयोगी लगेगी। संजिन पास आए और ईमानदार जवाब मांगा, क्या वू जिन वाकई इंसान है? वू जिन भ्रमित थे। संजिन ने आह भरी। उन्होंने वू जिन के आसपास हमेशा होने वाली अजीब चीजों को स्वीकार कर लिया था। किसी भी कारण से उन्होंने सब कुछ स्वीकार करने का फैसला किया था। टीम के बाकी लोगों, यी जांग और सुआन, को भी ऐसा करने के लिए कहा। वू जिन ने धन्यवाद व्यक्त किया। संजिन ने बताया कि दूसरी रिकॉर्डिंग जल्द शुरू होगी। जाते समय उन्होंने उस छोटे लड़के का जिक्र किया, जिसके साथ वू जिन ने साइन लैंग्वेज में बातचीत की थी। लड़का भावुक था, लगभग रो पड़ा। संजिन ने कहा, लंबे समय में उन्होंने कोई फैन इतना खुश नहीं देखा। वू जिन ने सोचा, कितनी संभावना है कि किसी को अपने पसंदीदा एक्टर से सीधे साइन लैंग्वेज में बात करने का मौका मिले। संजिन ने माना, यह दुर्लभ है। एक्टर से भी आगे साइन लैंग्वेज इस्तेमाल के मौके सीमित है। वू जिन ने कहा, अनजाने में अलगाव महसूस करना लोगों को समझ से बाहर होता है। उन्होंने अपने अनुभव को याद किया, अलग और मिसअंडरस्टूड। संजिन ने सहमति जताई। उस छोटे लड़के के लिए आज शायद जीवन का सबसे यादगार दिन बन जाएगा। वहीं स्टाफ ने चेयरमैन से पूछा कि स्टडी को कैसे साफ करें। उन्होंने कहा, छोड़ो, आगे बढ़ो। फिर उन्होंने एक विजिटर देखा, शिंगो। लड़का उत्साह से मिला और बताया कि कुछ अद्भुत हुआ। उन्होंने चेयरमैन को याद दिलाया कि उन्होंने टॉक शो टैपिंग में सीट जीत ली। चेयरमैन स्तब्ध थे। शिंगो मुस्कुरा रहा था, हमेशा निश्चल रहने वाला लड़का। शिंगो ने सब समझाया कि क्या हुआ। कोरियन एक्टर कॉन्ग वीन ने जापानीज साइन लैंग्वेज फ्लुएंटली यूज की थी। चेयरमैन सरप्राइज्ड हुआ। सिर्फ हॉबी के लिए साइन लैंग्वेज सीखना आसान नहीं होता। फिर अचानक समझ आया, वीन की भी शायद ऐसी ही सर्कमस्टेंसेस रही होंगी, वरना वह साइन लैंग्वेज क्यों सीखता। शिंगो अपने फैमिली के कार एक्सीडेंट का अकेला सर्वाइवर था। इस ट्रॉमा ने उसे डेफ और बोलने में असमर्थ बना दिया था। अपने ग्रैंडसन के लिए चेयरमैन ने साइन लैंग्वेज सीखी और डेफ कम्युनिटी को स्टडी किया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की या कितना भी पैसा खर्च किया, शिंगो और दूर होता गया। लेकिन अब शिंगो मुस्कुराते हुए वापस आया। लंबे समय के बाद पहली बार होप दिखा। कॉन्ग वीन, चेयरमैन, को एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड महसूस हुआ। ऐसा एक्टर जरूर बिग हिट बनने के काबिल था। उन्होंने तय किया कि किसी तरह उसे रीपे करेंगे। योशिमुरा हिडेकी, कशी ग्रुप के चेयरमैन, ने क्वाइटली डिसीजन लिया। दोस्तों, हमारा चैनल अब बस थोड़े ही कदम दूर है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने से। ये लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।